इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि यूपीपीसीएल जेई के लिए, एसएससी जेई के लिए या फिर अदर किसी भी स्टेट के जेई का एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 20 प्लस क्वेश्चन होंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आ चुका है जिसमें 20 प्लस क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखा था कि कैसे उसका सॉल्यूशन हुआ है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको अब लगभग डेली एक वीडियो मिलती रहेगी। इसमें 20 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का जो नंबर है वो बढ़ेगा। 20 प्लस से धीरे धीरे 25, 30, 40 के पास पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। धीरे धीरे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। आप इसको एक तरह से मॉक पेपर ही समझ लीजिए कि कैसे आप, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आप उसको हैंडल करोगे, क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर, ये सब हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, भूलिए मत। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। तो देखिए, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द कम्यूटेटर इन ए रिपल्सन मोटर प्रोवाइड्स। तो जो कम्यूटेटर होता है रिपल्सन मोटर में, वो प्रोवाइड्स करता है, किस में प्रोवाइड होता है? आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट डिवाइस, स्टार्टिंग वाइंडिंग, किस में होता है? आपको यही बताना है। तो देखिए, ये जो रिपल्सन मोटर है ना, सबसे पहले तो ये जान जाइए कि रिपल्सन मोटर जो होता है, यह एक तो रिपल्सन के इफेक्ट पे काम करेगा। ठीक है, यानी प्रतिकर्षण के इफेक्ट पे काम करता है। उसके बाद एक रिपल्सन इंडक्शन मोटर होता है जो कि इंडक्शन के इफेक्ट पे और रिपल्सन के इफेक्ट दोनों पे काम करता है। अगर हम बात करें एक रिपल्सन मोटर में, तो रिपल्सन मोटर में सेम जैसे कि आपके पास डीसी सीरीज मोटर होता है वैसे ही होता है, लेकिन इसमें जो रोटर पर वाइंडिंग होती है वह दो तरह की होगी जब रिपल्सन इंडक्शन मोटर की बात की जाती है। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि जब रिपल्सन इंडक्शन मोटर की बात की जाती है तो वहाँ पे हमें दो वाइंडिंग मिलती है रोटर में। एक होती है स्क्वायरल केज वाइंडिंग और एक डीसी सीरीज मोटर में जो मतलब आर्मेचर है वो वाइंडिंग होती है। तो कम्यूटेटर बेसिकली प्रोवाइड्स होता है किसके द्वारा? तो आंसर होगा आपका आर्मेचर वाइंडिंग द्वारा। तो अगर मैं बात करूं कि एक रिपल्सन मोटर जो होता है नॉर्मली एक डीसी सीरीज मोटर की तरह होता है, और एक डीसी सीरीज मोटर में कम्यूटेटर जो होता है वो किस में होता है? आर्मेचर में होता है। और कम्यूटेटर का काम क्या होता है? कम्यूटेटर का काम होता है एसी टू डीसी, डीसी टू एसी। ठीक है, यानी कम्यूटेटर को एक तरह से मैकेनिकल रेक्टिफायर बोला जाता है। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए तो कम्यूटेटर को क्या बोला जाता है? मैकेनिकल रेक्टिफायर। अगर हम जनरेटर की बात करते हैं, ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं जनरेटर की बात करता हूँ तो वहाँ पे जो होगा ये कन्वर्ट करेगा एसी से डीसी में। ठीक है, अगर मैं मोटर की बात करता हूँ तो कन्वर्ट करता है डीसी टू एसी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, और इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर। कभी कभी ये आपसे पूछता है कि जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर कम्यूटेटर जो है रेक्टिफायर की तरह काम तो करता है, ये पर कौन से रेक्टिफायर की तरह? हाफ वेव की तरह, फुल वेव की तरह, या फिर ब्रिज रेक्टिफायर की तरह? तो आपका आंसर होना चाहिए कि फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। किसकी तरह? फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है जो हमारा कम्यूटेटर होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है कि क्या क्या करेक्ट होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ मेगर इज केप्ट एट। यानी जो स्पीड मेगर की होती है इसको हम मतलब कि कितना रखा जाता है? 120 आरपीएम में आपको बताना है, रेडियन पर मिनट, 140, 160, 100, कितना होना चाहिए जो मेगर है? तो अब पहले बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर होता है 160। क्या होगा आंसर? यानी अगर आपसे अब स्पीड, जो मेगर की स्पीड है वो पूछा जाए तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड होती है 160 आरपीएम, 160 आरपीएम। अब उसके बाद एक चीज़ और आती है कि ये मेगर जो होता है, मेगर बेसिकली किस चीज़ को मेजर करता है? तो मेगर जो होता है यह मेजर करता है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ये आपको याद रखना है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को। या फिर हम कह सकते हैं केबल के रेजिस्टेंस को, केबल के रेजिस्टेंस को। या फिर एक मतलब ऐसा रेजिस्टेंस को मेजर करता है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है। जैसे मेगा ओम में जो भी मतलब वैल्यू होगी मेगा ओम में होगी, उसको मेजर करता है आपका मेगर। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
अगला क्वेश्चन है एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग ऑफ एन आर्मेचर ऑफ ए डीसी जनरेटर व्हेन द आर्मेचर रोटेट इन द। अब देखिए कह रहा है कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग ऑफ आर्मेचर ऑफ ए डीसी जनरेटर व्हेन द आर्मेचर रोटेट, यानी आर्मेचर वाइंडिंग में जो डीसी मशीन है या फिर डीसी जनरेटर है उसके आर्मेचर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। वो कब होता है? जब आर्मेचर रोटेट करता है किस में? ऑप्शन आपका है, बताइए फटाफट। ऑप्शन आपके हैं अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका आर्मेचर में तब होता है जब आपका आर्मेचर बोले तो रोटर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में। किस में? मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ करवाना है फैराडेज लॉ से, तो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए और उस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर यानी जिसको हम आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर रोटेट करता है तो फिर आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है, डीसी जनरेटर में। उसके बाद कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जो आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो एसी होता है कि डीसी होता है। जैसे डीसी जनरेटर है तो डीसी जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्या एसी है कि डीसी है? तो आपको याद रखना है कि आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है एसी। चाहे वो डीसी मशीन की बात हो चाहे अल्टरनेटर की बात हो, आर्मेचर में हमेशा आपके पास क्या डेवलप होगा? एसी वोल्टेज डेवलप होगा। तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन। देखिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आपका ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होना चाहिए? पोल्स एंड टावर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, पोल्स, टावर, कंडक्टर, इंसुलेटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको आप आसानी से कर सकते हो कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि पोल्स होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या कंपोनेंट क्या होगा ट्रांसमिशन लाइन के लिए? ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है कि जो लाइन आपकी सेंडिंग इनकी पावर को लोड तक पहुंचा सके, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। तो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का काम भी आप जानते रहो कि ट्रांसमिशन लाइन क्या काम करता है कि जो सेंडिंग इन पे पावर आपकी मिली है इस पावर को अपने थ्रू ट्रेवल करवा के लोड तक पहुंचाए। यानी लोड बोले तो कंज्यूमर पॉइंट, यानी वह स्थान जहां पे हम पंखा चलाते हैं, बिजली मतलब कि टीवी चलाते हैं, हर चीज़ें काम कर रहे हैं, वो लोड पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा हम उस पावर को भेजते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन आपकी तब बनेगी जब आपके पास पोल्स होंगे, जैसे खंभा वगैरह आपके पास होना चाहिए, टावर होना चाहिए, ठीक है। पहले तो टावर होगा, टावर के बाद फिर पोल्स आएंगे, पोल के बाद फिर वो कंडक्टर होना चाहिए। बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन जो है ये किस चीज़ की बनी है? कंडक्टर की। कंडक्टर में हम सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं कॉपर को और एल्युमिनियम को। लेकिन कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि कॉपर और एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा हम किसको यूज करते हैं, तो आपका आंसर हमेशा आना चाहिए एल्युमिनियम का। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि एल्युमिनियम जो होता है मार्केट में सस्ता मिलता है, बस यही कारण है जिसके कारण हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर होगा। इंसुलेटर, इंसुलेटर हर जगह मतलब हम इंसुलेटर करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कंपनसेट होता रहे, कि वोल्टेज ड्रॉप इंसुलेटर लगाने से क्या है कि जहाँ पे टावर लगाते हैं वहाँ पे इंसुलेटर हमें लगाना पड़ता है। उस इंसुलेटर के थ्रू जैसे कि हम स्टेप अप या स्टेप डाउन करते करते लेके जाते हैं, ठीक है। बाकी स्टेप अप और स्टेप डाउन तो ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है, तो इंसुलेटर हम बीच बीच में इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर मतलब डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट है कि सिंक्रोनस मोटर सैफ्ट इज मेड ऑफ। तो सिंक्रोनस मोटर का जो सैफ्ट होता है ये किस चीज़ का बना होता है, यही आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शन आपका है एल्निको, क्रोम स्टील, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो किसका बना होता है? जो सैफ्ट होती है सिंक्रोनस मोटर की वो किस चीज़ की बनी होती है? तो सिंक्रोनस मोटर की जो सैफ्ट होती है ना वो आपकी बनी होती है माइल्ड स्टील की। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ और कि जब भी हम सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं, सिंक्रोनस मशीन में एक सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों आते हैं। सिंक्रोनस मोटर हो या सिंक्रोनस जनरेटर हो, आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब कि जो स्टेटर के फ्लक्स की स्पीड होगी वही स्पीड रोटर की होती है, ठीक है। और सिंक्रोनस मशीन में जो रोटर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम देते हैं हमेशा क्या? डीसी सप्लाई। उसको हम क्या देते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ऑपरेशन ऑफ ए डिस्टेंस रिले इज डिपेंड्स अपॉन। तो ऑपरेशन ऑफ डिस्टेंस रिले का ऑपरेशन क्या होता है? क्या डिस्टेंस मैटर करती है, या रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज, या करंट ओनली, या फिर रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट? तो देखिए, डिस्टेंस रिले जो आपका बेसिकली डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है जो जेड यानी इम्पीडेंस आपका होता है वोल्टेज अपॉन करंट। तो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस रिले। ठीक है, कि कितनी डिस्टेंस पे आपका वोल्टेज और करंट का रेशियो कितना है, इस चीज़ पे आपका डिस्टेंस रिले वर्क करता है। तो डिस्टेंस रिले आप हमेशा याद रखो कि क्या होगा, वोल्टेज और करंट का रेशियो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फॉर एक्टिव रीजन ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक्टिव रीजन ऑपरेशन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होना चाहिए? ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ो कि एमीटर इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस, एमीटर इज निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस, एमीटर इज एट सेम वोल्टेज एज बेस, या बेस इज एट सेम वोल्टेज एज कलेक्टर। अब देखिए, जब एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात की गई है तो क्या कह रहा है फॉर एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन के लिए देखिए, जैसे ये मैं बना देता हूँ, ये आपके पास हो गया एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर आपके पास हो गया। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए आपको एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रीजन जिसमें इनपुट आपका फॉरवर्ड बायस हो और आउटपुट आपका किस में हो, रिवर्स बायस में हो। क्या मैं बोला कि एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन उसको हम बोलेंगे जिसमें हमारा नॉर्मली ट्रांजिस्टर वर्क करता है और उसका इनपुट जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा और उसका आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। अब फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि एन को हम जोड़ते हैं निगेटिव से और पी को हम जोड़ते हैं पॉजिटिव से, तो होता है हमारा फॉरवर्ड बायस। जैसे ये एन को मैंने जोड़ दिया निगेटिव, ये मान लो निगेटिव है, ठीक, और पी को हमने जोड़ दिया किससे, पॉजिटिव से। ये देखिए, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। फिर हम क्या करते हैं, हमें जो सेकंड यानी कि ये वाले पोर्शन को हम क्या करना पड़ेगा, इसको भी हम जोड़ देंगे ऐसे, ठीक। ऐसे जोड़ने का मतलब क्या है कि ये वोल्टेज, अब देखिए ये एन जो है निगेटिव से और पी जो है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद इसमें देखेंगे तो पी जुड़ा है निगेटिव से और एन जुड़ा है पॉजिटिव से। तो ये पोर्शन इधर से इधर क्या हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। और इधर का जो पोर्शन है ये क्या हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो जब भी ट्रांजिस्टर आपका ऐसे कनेक्ट हो तो उसको हम बोलते हैं मतलब कि एक्टिव रीजन में है। तो एक्टिव रीजन में होने से क्या दिख रहा है आपको कि ये तो है ट्रांजिस्टर का एमीटर और ये जो बीच वाला है ये बेस है और ये है कलेक्टर। ये बना होता है एक ट्रांजिस्टर में हम जब भी बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर जैसे आप फ्रेम करते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका एमीटर, ये होता है बेस और ये होता है कलेक्टर। तो एमीटर को हमने क्या जोड़ दिया, निगेटिव से, बेस को पॉजिटिव से, यानी एमीटर इज निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस, यानी एमीटर को रखना पड़ेगा आपको निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस। तो हम बोलेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा किस रीजन में है, एक्टिव रीजन में है, ठीक है। ट्रांजिस्टर हमारा किस रीजन में है, एक्टिव रीजन में है। तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, एमीटर इज निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस। तो क्लियर है इतनी चीज़, आप ध्यान से जानते रहो। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला है इंडक्शन जनरेटर इज मोर सुटेबल फॉर सप्लाइंग। अब देखिए, इंडक्शन जनरेटर की बात की गई है। देखिए, इंडक्शन जनरेटर और इंडक्शन मोटर दोनों डिफरेंट चीज़ है। इंडक्शन मोटर में क्या है कि सबसे पहले मोटर क्या करता है, मोटर इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल पावर में, और जनरेटर जो होता है वह मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर में। इतनी चीज़ क्लियर है। अगर मैं बात करूं इंडक्शन जनरेटर, जैसे इंडक्शन जनरेटर है और इंडक्शन मोटर है, तो इंडक्शन मोटर जो होता है वह सिंक्रोनस मोटर की तरह काम नहीं करता, यानी उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वह बिलो द सिंक्रोनस स्पीड होती है। जब भी मोटर की हम बात करते हैं तो ध्यान से समझना, क्योंकि हम मोटर सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मोटर जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो स्टेटर के फ्लक्स की स्पीड होती है, जिसको हम लिखते हैं 1.5 एम होती, 3 फेज सप्लाई द्वारा इतना आपको मिलती है। तो इस स्पीड से जो रोटर की स्पीड होती है वो हमेशा कम होती है, तो हम बोलते हैं इंडक्शन मोटर।
लेकिन जब हम इंडक्शन जनरेटर बनाते हैं तो जो मतलब इंडक्शन जनरेटर की स्पीड यानी रोटर की स्पीड एन है, ये हमेशा ज़्यादा होगी एन एस से। यानी एन आर अगर ज़्यादा हो जाए एन एस से तो इसको हम बोल देते हैं कि क्या है, ये इंडक्शन जनरेटर है। क्लियर है इतनी चीज़। जिस तरह से इंडक्शन मोटर में आपकी स्लिप 0 से 1 के बीच में होती है, उसी तरह से इसमें माइनस में होती है स्लिप जब भी हम इंडक्शन जनरेटर की बात करते हैं। तो क्लियर है। अब सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा होता है, किस लोड पर, रजिस्टिव लोड पर, इंडक्टिव लोड पर, कैपेसिटिव लोड पर, या फिर कंबाइन मतलब कॉम्बिनेशन होता है लोड का। तो करेक्ट आंसर आपका होगा कैपेसिटिव लोड। किस पर, कैपेसिटिव लोड पर। तो इंडक्शन जनरेटर आपका सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है कैपेसिटिव लोड पर। ठीक है। उसके बाद अगर मोटर की बात होती है तो फिर इंडक्टिव लोड होगा आपका, नॉर्मली इस पे ज़्यादा सुटेबल माना जाता है, लेकिन रजिस्टिव लोड ही रहता है। रजिस्टिव और मतलब कि इंडक्टिव लोड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। लेकिन जब भी इंडक्शन जनरेटर की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है वो कैपेसिटिव लोड पर होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर से, यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायर होता है। ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रोसेस के लिए ऑप्शन है हाई वैल्यू ऑफ एसी करंट एट लो वोल्टेज, लो वैल्यू ऑफ एसी करंट एट हाई वोल्टेज, हाई वैल्यू ऑफ डीसी करंट एट हाई वोल्टेज, लो वैल्यू ऑफ डीसी करंट एट हाई वोल्टेज। तो देखिए, तो बेसिकली आप ये चीज़ जानते रहो कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो मतलब आपको इम्पॉर्टेंट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है हाई वैल्यू ऑफ एसी करंट एट लो वोल्टेज। ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, हाई, और वोल्टेज क्या होगा, लो होगा। ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट मत रखना। अब देखना एक चीज़ और पूछा जाता है कि अगर आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रीफर कर रहे हो और आपने जनरेटर यूज किया है, अगर आपने जनरेटर यूज किया है तो उस जनरेटर में क्या वेव वाइंडिंग है कि लैप वाइंडिंग है। तो आपको याद रखना है कि वेव है कि लैप है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि लैप वाइंडिंग है। तो कभी आपसे पूछे कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है तो लैप वाउंड जनरेटर का हम इस्तेमाल करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। याद रखने की चीज़ है क्योंकि लैप वाइंडिंग जो है, ठीक ठीक। तो इसी तरह से रजिस्टिविटी जो होती है इसकी यूनिट भी कभी कभी आपसे पूछे तो ओम मीटर बताना है। क्या वो बताना, ओम मीटर। और कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल होती है, तो कंडक्टिविटी इसकी उल्टी यानी कि इस जो उसकी यूनिट बनेगी वो बनती है महो पर मीटर, महो पर मीटर बनती है। ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एच टी केबल आर जनरली यूज्ड अप टू। तो एच टी केबल हम जनरली कब यूज करते हैं। तो जब भी हम एच टी केबल की बात करते हैं ना, तो एच टी केबल हमारा जनरली यूज होता है 11 केवी तक। कितने तक, 11। हाई टेंशन केबल का हम इस्तेमाल करते हैं 11 केवी तक। ठीक है। यूपीपीसीएल में आपका एक क्वेश्चन आया था कि लो वोल्टेज जो केबल होती है उसको कितने वोल्टेज तक हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं 1 किलो वोल्ट तक, या फिर आप कह सकते हो कि 1000 वोल्ट तक, 1000 वोल्ट तक। इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको रहे ना यूपीपीसीएल में उन सबको रिपीट करते चलिए कि कहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। तो केबल आप देखोगे ना, केबल से आपके नॉर्मली एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपको केबल बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक दिन का टॉपिक है, आप आराम से पढ़ सकते हो। वीडियो सर्च कर लेना, मेरे में मिल जाएगा आपको केबल का। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है ए बॉयलर एट होम इज स्विच्ड ऑन टू द एसी मेन सप्लाई पावर एट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड इज। अब देखिए एक एसी मेन सप्लाई है, एक बॉयलर मतलब एक होम पे लगा, उसको हम सप्लाई दे रहे हैं 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की। तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस पावर की। तो इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी आपको बताना है। तो आपसे एक पॉइंट मतलब याद रखना, आज के बाद आपको हमेशा मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। जब भी पावर की फ्रीक्वेंसी पूछें तो पावर की फ्रीक्वेंसी आप हमेशा बताओगे कि जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है, जो करंट की फ्रीक्वेंसी उसकी दोगुनी होती है। क्यों, देखिए जैसे इसका 50 हर्ट्ज है तो पावर की कितनी होगी, 100 हर्ट्ज होगी, यानी उसकी दोगुनी कर देना है, दोगुनी करना है, दोगुनी बता देना है। लेकिन होगी कैसे, जैसे अब आप देखिए एक आपका पावर बराबर होता है P बराबर V इंटू आई। जैसे आप अगर ग्राफ खींचोगे
तो ये एक ग्राफ हो गया, एक ग्राफ ऐसे मान लीजिए, एक करंट है, एक वोल्टेज है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई मान लो V/I करेंगे तो ये तो पॉजिटिव में ही है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन नीचे निगेटिव है और मल्टीप्लाई करेंगे नीचे निगेटिव I से, तो -V/I, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ उठ के ना ऊपर आ जाएगा, यानी ऐसे बन जाएगा आपका ग्राफ। जब ऐसे बन जाएगा तो यहाँ पे V/I आपको मिल जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ 50 हर्ट्ज, यहाँ से यहाँ 50 हर्ट्ज, टोटल कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज। तो आपको याद रखना है कि जब भी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हो, तो पावर की फ्रीक्वेंसी पूछे या इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी पूछे, तो आपको बताना है 100 हर्ट्ज, यानी 2 गुना करके बता देना है, आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन ए ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्शन एंगल इज प्रोपोर्शनल टू। तो ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन एंगल यानी थीटा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिफ्लेक्शन एंगल किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपका यही पूछा गया है। तो डिफ्लेक्शन एंगल एक ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम में, स्प्रिंग कंट्रोल नहीं पूछा है, ग्रेविटी कंट्रोल पूछा है। तो जब ग्रेविटी कंट्रोल पूछा है तो ये प्रोपोर्शनल होता है, थीटा प्रोपोर्शनल होता है साइन के, किसके, साइन के, ठीक है। तो याद रखना है, तो ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट होगा, साइन ऑफ मेजर्ड, यानी जो भी डिफ्लेक्शन एंगल होगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन के, जो मतलब आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। याद रखना एक चीज़ और, जो आपका स्प्रिंग कंट्रोल होता है उसमें जो डिफ्लेक्शन एंगल थीटा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के। जब जब आपको थीटा प्रोपोर्शनल आई मिलेगा तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी थीटा प्रोपोर्शनल आई मिले तो आपसे स्केल पूछे कि कैसा होगा, तो स्केल आपका होगा लीनियर, ठीक है, यूनिफॉर्म स्केल आप कह सकते हो, लीनियर यूनिफॉर्म स्केल बोल सकते हो। अगर थीटा प्रोपोर्शनल है साइन के, तो आप एक चीज़ बताओ, साइन की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम तो नहीं होती, 0 की कुछ अलग होती है, 30 पे कुछ अलग होती है, 60 पे कुछ अलग, 45 पे कुछ अलग, हर जगह वैल्यू चेंज होती है। तो इसलिए ग्रेविटी कंट्रोल में जो भी आपको स्केल मिलता है ना, वो मिलता है आपको क्रैम्प्ड स्केल, ठीक, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपसे स्प्रिंग कंट्रोल पूछ रहा है या कि आपसे ग्रेविटी कंट्रोल है, तो वही इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे कि ल्यूमेन पर वाट इज़ द यूनिट ऑफ। तो ल्यूमेन पर वाट यूनिट किसका है, आपसे यही पूछ रहा है। तो ल्यूमेन पर वाट जो यूनिट होती है वह होती है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यानी कि ल्यूमिनस इफिशियंसी की, ल्यूमिनस इफिशियंसी की यूनिट होगी। अब देखिए ल्यूमिनस इफिशियंसी बराबर होता क्या है, तो ल्यूमिनस इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। इसके बराबर हम जब भी लिखेंगे तो आउटपुट ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन इनपुट पावर, इनपुट पावर, ठीक है। अब देखिए जो आउटपुट ल्यूमिनस फ्लक्स होता है इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन, इसकी यूनिट क्या होती है ल्यूमेन, और इनपुट पावर, पावर है तो वाट होगा, तो ल्यूमेन पर वाट। तो ल्यूमिनस इफिशियंसी की यूनिट आपको याद रखना है ल्यूमेन पर वाट होती है। कई बार ये पूछा गया है, कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो आपको याद रखना है ना कि ल्यूमिनस इफिशियंसी ही आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है सैलिएंट पोल मशीन है। देखिए जो आपका अल्टरनेटर होता है उसमें हम दो तरह का रोटर यूज करते हैं, एक होता है सैलिएंट और एक होता है नॉन सैलिएंट। तो सैलिएंट और नॉन सैलिएंट में डिफरेंट क्या है आपको यही जानना है, और ये जानना है कि सैलिएंट पोल मशीन के पास क्या होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ पोल्स, स्मॉल नंबर ऑफ पोल्स, स्मॉल डायामीटर, लॉन्ग कोर, क्या होना चाहिए। तो देखिए जब भी हम सैलिएंट पोल मशीन की बात करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ पोल्स है ना वो होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मैंने क्या बोला कि सैलिएंट पोल मशीन है तो नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा हैं, ध्यान से देखना कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो होती है 120 F/P। अब पोल्स अगर आप रख रहे हो ज़्यादा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। ध्यान से समझना, सैलिएंट पोल मशीन में जब पोल्स ज़्यादा रखा जाता है तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो याद रखना है सैलिएंट पोल मशीन की स्पीड कम होती है। अब देखिए अगर स्पीड कम हो गई तो क्या उसकी लेंथ लंबी होगी, नहीं, लॉन्ग लेंथ नहीं होगी, ये क्या होगी, शॉर्ट लेंथ का होगा, ठीक है। जो डायमीटर उसका होगा वो ज़्यादा होगा, डायमीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। डायमीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये डायमीटर क्या होगा ज़्यादा, और लॉन्ग नहीं होगा, ये शॉर्ट होगा।
ठीक है। सेम इसका अपोजिट सब समझ लो नॉन सैलिएंट पोल में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो नॉन सैलिएंट पोल को। नॉन सैलिएंट पोल में सिलेंड्रिकल जिसको आप कह सकते हो वो चीज़ उसमें होगी, ठीक है। तो आपका सैलिएंट पोल और नॉन सैलिएंट पोल इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ प्लेस वेयर एसिड्स एंड एल्कलाइज आर प्रेजेंट द टाइप ऑफ वायरिंग यूज्ड इज, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पे आपका एसिड है और यानी अम्ल और क्षार पाए जाते हैं, वहाँ पे हम कौन सी वायरिंग को प्रीफर करेंगे, किस तरह की वायरिंग को, जहाँ पे आपका अम्ल और पाया जाए और क्षार पाया जाए, तो कौन सी वायरिंग को हम प्रीफर करेंगे। तो वहाँ पे हम प्रीफर करते हैं पीवीसी, टीआरएस या वीआईआर या फिर वेदर प्रूफ क्या होना चाहिए, तो होगा आपका पीवीसी। क्या होगा, पीवीसी वायरिंग हम यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इसेंशियली नीड्स डायरेक्ट करंट, यानी कौन से प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डायरेक्ट करंट, यानी कहाँ पे आपको डायरेक्ट करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका ऑप्शन है वेल्डिंग, हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली आपका कहाँ पे होता है, थर्मल पावर प्लांट में चिमनी के पास जो भट्ठी आप बनाते हो वहाँ पे लगाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और उसमें हमें जो वोल्टेज चाहिए होता है ना, वहाँ पे हमेशा चाहिए आपको डीसी वोल्टेज। क्या चाहिए, डीसी वोल्टेज चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएल में ये भी पूछा गया है आपसे, और एसएससी जेई में भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम कैसी सप्लाई चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम जो सप्लाई चाहते हैं वो कैसी होती है, डीसी होती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए आप लोगों में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन ऐसे लगें कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैं नहीं जानता हूँ पहले से, उसका आप एक शॉर्ट नोट बनाओ और उसको आप ना लिखते हुए चलो कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला। अगला क्वेश्चन है द सिंपल फॉर्म ऑफ मोटर कंट्रोलर इज। तो सिंपल फॉर्म मोटर कंट्रोलर का क्या होता है, रिले, टॉगल स्विच, ड्रम स्विच या फिर मैग्नेटिक स्विच। तो देखिए सिंपल फॉर्म ऑफ मोटर कंट्रोलर इज टॉगल स्विच। क्या होगा, टॉगल स्विच होगा। तो याद रखना इस चीज़ को। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टॉगल स्विच जो सिंपल फॉर्म होता है मोटर कंट्रोलर का होता है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज इन वोल्ट हैविंग एवरेज वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। अब देखिए एक चीज़ और, पीक टू पीक वैल्यू पूछ रहा है, तो पीक टू पीक वैल्यू क्या आपको पता है। जैसे ये देखिए, ये मैंने बना दिया साइन वेव, ऐसे बन गया साइन वेव। पीक टू पीक वैल्यू का मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू जो होती है यानी कि वी पी बराबर होता है 2 वी पी, 2 वी पी, यानी पीक टू पीक वैल्यू जो होती है पीक वैल्यू की दोगुना कर देते हैं तो हमें पीक टू पीक वैल्यू मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पीक टू पीक वैल्यू निकालना हो तो कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी दोगुना होगा पीक वैल्यू का। क्लियर है इतनी चीज़। लेकिन यहाँ पे आपको जो ये 100 वोल्ट दे रखा है ये क्या है, एवरेज वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको पीक वैल्यू पता चले कि पीक वैल्यू है क्या, फिर उसको हम दोगुना कर लेंगे तो हमें पीक टू पीक वैल्यू मिल जाएगी। तो पी पी बराबर होता है 0.636 आई एवरेज, ठीक है। एवरेज, ये एवरेज वैल्यू या बोल्ट में हो तो वी एवरेज वैल्यू होता है। बस 636 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो आपका निकल के आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.6 ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा पीक वैल्यू। तो आपको देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसमें ना, फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। एक साइनोसाइडल वोल्टेज के लिए कितना फॉर्मूला होता है, या फिर आप कह सकते हो कि वी एम बटे पाई होता है, वी एम बटे पाई। तो वी एम बटे पाई होता है, तो साइनोसाइडल के लिए शायद 2 वी एम बटे पाई होता है। कितना होता है, 2 वी एम बटे पाई, 2 वी एम बटे पाई होता है। तो 2 वी एम बटे पाई, देखिए वी पी बराबर हम इसमें लिखते हैं, सॉरी, एक साइनोसाइडल वेव के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है आपकी वी एवरेज बराबर 2 वी एम बटे पाई। तो वी एवरेज आपको दिया है 100 वोल्ट और पाई ये आपके सामने है, ठीक है, पाई आपके सामने है। तो वी एवरेज आपको 100 वोल्ट दिया है, पाई का मान 3.14, बस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 वी एम आपको मिल जाएगा, 2 वी एम। तो बस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा 314 जो कि 313.97 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहे जिस तरीके से निकालोगे आपका आंसर यही आने वाला है, चाहे जिस तरीके से निकालो। ठीक है, जिस भी तरीके से आप निकालोगे आपका आंसर यही आएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इन ए सिंक्रोनस मोटर द आर्मेचर करंट हैज हायर वैल्यू फॉर। देखिए इन ए सिंक्रोनस मोटर द आर्मेचर करंट हैज हायर वैल्यू फॉर, तो हायर वैल्यू किस पे होगा, हाई एक्साइटेशन ओनली, लो एक्साइटेशन ओनली, बोथ, नन ऑफ दिस। देखिए जब भी हम आर्मेचर पढ़ते हैं यानी कि सिंक्रोनस मोटर का आर्मेचर करंट, जैसे ये आई ए है, ये आई एफ है, जब हम वी कर्व पढ़ते हैं तो ये आर्मेचर करंट है, ये आपकी फील्ड करंट है, इसके बीच में हम क्या खींचते हैं, वी कर्व खींचते हैं। तो वी कर्व आपका नॉर्मली ऐसे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये देखिए लो वैल्यू आ रही है आपकी आर्मेचर करंट की किस पे, जब आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर है या फिर आप कह सकते हो कि नॉर्मल एक्साइटेशन है। लेकिन जैसे ही ये मतलब कि नॉर्मल एक्साइटेशन से इधर आप देखोगे तब भी आपको हाई वैल्यू मिलेगी और इधर देखोगे तब भी आपको हाई वैल्यू मिलेगी। तो सिंक्रोनस मतलब कि मोटर में जो आर्मेचर करंट होती है वो हाई वैल्यू होती है किस पर, हाई एक्साइटेशन हो या फिर लो एक्साइटेशन हो, दोनों पे आपको क्या मिलता है, हाई वैल्यू मिलती है। लेकिन नॉर्मल पे यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पे आपको हमेशा लो वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो आपको एक ग्राफ अगर याद है ना तो आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आज का हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो गाइज अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, और हाँ इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डला है, वहाँ से आप जुड़ जाओ। आपको ऐसे क्वेश्चनों का पीडीएफ अब लगभग डेली मिलता रहेगा। 20 क्वेश्चन करते करते एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपके पास 2000 से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आते रहेंगे। तो फिर कोई भी एग्ज़ाम करेक्ट करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ कंसेप्ट ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ चीज़ें आप जानते रहोगे, तो हर तरह से आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलो अपने दोस्तों के संग। ये पीडीएफ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, बाकी जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपकी होती रहेगी। ओके, थैंक यू।